एक वॉल है जो दिख नहीं रही किसी को, और उस वॉल के आने के बाद से फाइबर वॉल इंटरनेट की स्पीड पे अफेक्ट हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशन वैसे ऑपरेट नहीं करती हैं जैसे पहले करती थी। $15 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट का आपने फिक्स किया हुआ टारगेट इन द नेक्स्ट 5 years, वो नहीं हो सकेगा, 10 सालों में भी नहीं हो पाएगा अगर हमने ये बेसिक चीजें फिक्स नहीं की। और एक शार्क है जैसे पाकिस्तानी केबल दिखती है फॉर सम रीजन समुद्र के अंदर, और दुनिया में कोई केबल नहीं दिख रही उससे। आई एग्री विद यू, दिस इज लाइक अ किलर कि आप जो है ना वो लाइफ लाइन को कट कर रहे हैं। आज के गेस्ट एक ऐसे बिजनेस लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर ग्लोबल कंसल्टिंग की दुनिया में अपना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट छोड़ा है। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिमेंस जैसी मल्टीनेशनल में सीनियर फाइनेंस लीडरशिप रोल्स पे खिदमत अंजाम दे चुके हैं, और आज दुबई से पाकिस्तान तक मल्टीपल कंपनीज के सीईओ हैं। इनका एक्सपीरियंस, इनकी स्ट्रेटजी, इनके ओपिनियंस बिजनेस लीडर्स के लिए गाइडिंग पाथ है। प्रेजेंटिंग यू उसामा राशिद। गवर्नमेंट और रेगुलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिग्नल नहीं आएंगे मोबाइल में तो मेरे और आपके अच्छे होने से क्या होता है? यस, रेगुलेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, लेकिन बिजनेस होगा तो रेगुलेट करेंगे ना। गवर्नमेंट कोई ऐसे एक्शन ले रही है जो बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें बिजनेस क्या कर सकता है? पाशा में भी आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं कि जी फलानी एजेंसी ने आके जो है ना वो छापा मारा और आके सील करके चले गए। बिजनेस बाहर मूव कर जाएंगे जैसे बिजनेस सर्वाइवल में आ जाते हैं इन चीज़ों के। बिजनेस के सर्वाइवल के इश्यूज आ जाएं, क्योंकि देखिए बिजनेस आया यहाँ पे इसलिए है कि उसको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, लेकिन ऐसी सस्ती अच्छी सर्विस का फायदा है कि जो मिले ही नहीं। 2 से 3 साल में तो ब्रेन ड्रेन एक नेक्स्ट लेवल का हुआ है। हर फील्ड का प्रोफेशनल गया है और क्रीम गई है। इतना किलिंग तौर पे हाई कर दिया टैक्स। सैलरी सेगमेंट पे तो बियॉन्ड 50% आपका टैक्स लग रहा है। क्या डिफरेंस देखते हैं बेसिक पाकिस्तान के वर्किंग एनवायरनमेंट में और बाहर के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में? बिजनेसेस में लोग कहते हैं कि यार झूठ के बगैर काम नहीं चलता, चोरी के बगैर काम नहीं होता। पाकिस्तानी बिजनेस को सच बोलना चाहिए। जॉब के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टेबिलिटी होती है, अगर बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। कॉर्पोरेट में भी अब स्टेबिलिटी नहीं है। बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव है, बट वंस अगेन हाई रिस्क हाई गेन, नो पेन नो गेन। सीईओ से इंस्पायर तो बहुत लोग होते हैं, बट कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में सीईओ ही बता सकता है? He used to employ the best people and his job was to make them work together. तो ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अच्छा, जब आप बिज़नेस की दुनिया में कदम रख रहे थे तो आईटी ही क्यों चुना? कोई और भी चुन सकते थे? मेरे ख्याल से शायद फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली में पहले से लोग मौजूद थे आईटी में। ऐसी बात नहीं है, मैंने स्टार्ट जब किया ना उस वक्त मुझे बिल्कुल ये नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि मुझे रन ऑफ द मिल काम नहीं करना। कंपनी स्टार्ट की 2016 में, तो आई स्टार्टेड विद कंसल्टिंग, क्योंकि मैं वो फर्गसन में रहते हुए कंसल्टिंग कर चुका था। तो मैंने कंसल्टिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद मेरा एक दोस्त था, ही वाज डूइंग बिजनेस इन यूएई, दुबई में वो बिजनेस कर रहा था ERP का, और वो कर रहा था नेटस्वीट की इम्प्लीमेंटेशंस। एंड दिस वाज लाइक 2016, और वो दैट वाज द ओनली ERP एट दैट पॉइंट इन टाइम जो कि क्लाउड ऑफर कर रहा था। तो मुझे वो चीज़ लगी कि यार ये डिफरेंट है। उस वक्त SAP और Oracle ये सब चल रहा था, लेकिन वो सारी दुनिया कर रही थी। मैंने कहा भाई मुझे वो काम नहीं करना जो सारे लोग कर रहे हैं। सो ये मुझे थोड़ा अट्रैक्ट किया, मैं इस तरफ आया नेटस्वीट की तरफ। वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा वो जर्नी, लेकिन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स IT। कि वो उसने मुझे IT में एंट्रेंस दी उस स्टेप ने, and then I started getting more opportunities in IT, and the business started growing in IT field. So that's how I ended up doing IT, alhamdulillah. माशाल्लाह से आपने CA की दुनिया में 90s में कदम रखा है, जिस वक्त समझा आता था कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पास नहीं हो पाता, लोगों को छोड़ना पड़ता है, और कोई करता तो उसको लोग समझाते थे देखो ये मत करो, कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, क्या करो। तो किसी ने रोका नहीं आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ कि हमारे फैमिली में ये एक सिलसिला ज़रूर रहा पेरेंट्स की तरफ से कि उन्होंने किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि भाई तुम क्या पढ़ोगे, सबने अपनी मर्जी से पढ़ा। जब भी इसी वजह से मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर बने, फिर इंजीनियर। मुझे बिजनेस की तरफ जाना था, फिर मैंने अपने वो मेंटर के कहने पे CA की तरफ जब गया तो मेरी वालदा और वालिद सबको ये था कि यार ये तो होता ही नहीं है, CA तो कंप्लीट ही नहीं होता, किधर जा रहे हो। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा खास मुझे रोका नहीं, खास करके मेरे फादर ने, उन्होंने रोका नहीं। मेरी अम्मी जो थी वो थोड़ी सी तरह थी कि भाई देख लो। और अच्छा, मैंने उसी ज़माने में ICMA में एडमिशन ले लिया था कि उस वक्त CA के टेस्ट वगैरह नहीं हुए थे,
तो ICMA में एडमिशन ले लिया था, वहाँ भी मैंने अच्छा स्कोर किया था। तो उन्होंने कहा अच्छा खासा तुम्हारा ICMA में एडमिशन हो गया, क्यों जा रहे हो CA की तरफ? तो फिर मेरे फादर ने कहा कि नहीं करने दो, CA करना चाहता है करने दो। और येस यू आर राइट, इट वाज डिफिकल्ट इन दोज डेज, क्योंकि उसमें ये होता था कि आपने सारे पेपर्स पास करने हैं इन वन गो, ऐसा नहीं कि जो पास कर लिए वो एग्जाम्प्ट हो गए। सो येस दैट इट वाज डिफिकल्ट। और मुझे ये भी याद है कि जब मैंने फर्गसन में अपना इंटरव्यू दिया तो चौधरी साहब, अगर आप जानते हो नजम इस्लाम चौधरी, ही वाज द पार्टनर एट दैट टाइम, मेरा सेकंड और फाइनल इंटरव्यू उनके साथ हुआ था। तो उन्होंने पता नहीं क्या बात कही थी कि मैंने उसके जवाब में उनसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करूंगा। तो ये अल्लाह ताला ने करा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्वालिफिकेशन करने के बाद और अब तो कैफ आ गया, पहले ABCD करने के बाद सेकंड मोस्ट टफ जो एरिया होता था वो था फर्म में इंडक्शन। पहले आपका बिग 4 में हो जाए और फिर फर्म की लाइफ भी इतनी कोई आसान नहीं है, सही है, बहुत मुश्किल लाइफ है। 9 to 5 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ सिर्फ जाने का कॉन्सेप्ट है, वापस आने का थोड़ा मुश्किल ही होता है अगर फर्म छोड़ दे तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसने क्या सिखाया? अच्छा, हमारे ज़माने में आई थिंक प्रॉबेबली वी वर द वन ऑफ द लास्ट बैचेस जो कि BCom के रूट के थ्रू आए थे। यू नो आई डिड माई BCom एंड देन एंटर्ड द फर्म। तो मैंने सारे पेपर्स अपनी आर्टिकलशिप में ही पास किए हैं, सही फाउंडेशन भी और फाइनल जो उस वक्त मॉड्यूल E और F होता था, तो वो सारे मैंने उसी अपने आर्टिकल्स में ही पास किए। और यस उस यानी कि मैं समझता हूँ कि CA की जो पढ़ाई का जो चैलेंज है और CA की जो क्वालिफिकेशन का जो चार्म है वो दोनों ट्रेनिंग है। क्योंकि चैलेंज क्यों है? क्योंकि यू नो योर टाइम मैनेजमेंट इज चैलेंज्ड बिग टाइम। आपकी इतनी लेट, जैसे आपने खुद बताया ना, जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं। और दैट्स यू नो एक्चुअली हैपेंस लाइक दिस कि वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हैं, रातों में भी काम कर रहे हैं। और मुझे याद है वो हम लोग एक ऑडिट पे थे और 10 बजे रात के, फिर 11 बजने शुरू हुए, जैसे जैसे आगे ऑडिट बढ़ता जा रहा है, फिर 12 बजे, और जो है ना वो रात में निकल रहे हैं, बस अब नहीं मिल रही है, अब रिक्शा मिल रहा है, और खूब उसके दिमाग ख़राब हुए में पैसे मांगे जा रहा है। एक दिन हम आए और रिक्शे वाले से पैसे, उसने कोई खास डिमांड ही नहीं किया, उसने कहा चलो जी। तो पता चला वो हम सुबह के पहले कस्टमर थे उसके। तो बात ये है कि यू नो ट्रेनिंग इज अ चैलेंज, बट अपॉर्चुनिटी क्या है कि दिस इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम द अदर क्वालिफिकेशंस। दिस ट्रेनिंग इज समथिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स CA फ्रॉम अदर क्वालिफिकेशंस। ऐसा क्यों है? प्रेशर की वजह से, प्रेशर में काम करना सीखते हैं उसके अंदर, या फिर प्रेशर आपको टेस्ट करता है, आपकी और स्किल्स को टेस्ट करता है? दोनों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जिस इन्वायरमेंट में डाला जाता है, जो एक्सपोजर आपको मिलता है उस इन्वायरमेंट में जाके, फिर यू नो जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है ड्यूरिंग योर स्टडीज़। सो दैट इज़ समथिंग यू नो जो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे ये पता नहीं चला कि कब मैं पढ़ते पढ़ते जॉब मैंने शुरू कर दी। वो ट्रांजिशन इतना स्मूथ था कि पता ही नहीं चला। अच्छा, आजकल जैसा आपको पता है कि फर्म की इंडक्शन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई, जैसे इकोनॉमिक ऑपरेशंस कम हुए हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं, वो और स्टूडेंट बढ़ गया, स्टूडेंट तो माशाल्लाह से काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। तो अब हम कहते हैं सिर्फ फर्म के अंदर ही नहीं जा रहा है स्टूडेंट, और कॉर्पोरेट्स में भी जा रहा है। तो उस एक्सपीरियंस को कैसे देखता है? आई थिंक उसके गुड और बैड दोनों हैं। अच्छी बात तो ये है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, और ये है कि यू नो वो लोग जो कि इवेंचुअली इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो स्टार्ट में ही उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल जाता है। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कितना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस देती है स्टूडेंट को, और कितना अच्छा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस देती है। ऐसा तो नहीं कि किसी एक कोने में बिठा दिया और बिल प्रोसेस कराए जा रहे हैं, या किसी कोने में बिठा दिया और पेरोल बनाए चले जा रहे हैं। सो वो अगर उसको एक अच्छा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो वंस अगेन यू नो, और इंडस्ट्री में फिर ये होगा कि अगर इफ दैट पर्सन इज डूइंग वेल इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो वहीं उसको जॉब ऑफर हो जाएगी, है ना। तो वो आपका जॉब का चैलेंज नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप फर्म में हैं तो फर्म का जो मुझे एडवांटेज जो हमने देखा था, मतलब सीखा, उसका आज फायदा भी उठा रहे हैं, वो ये है कि यू गेट टू एक्सपोज टू वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। और एज अ स्टूडेंट वी यूज टू इंटरेक्ट विद द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज। CEO के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही हम यंग बच्चे CEOs के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। सो वो एक्सपोजर आपको फॉर्म में मिलता है। सो दोनों की अपनी जो ना वो आई थिंक दे आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट आई वुड से आई थिंक दे आर मोर पॉजिटिव्स इन दिस। CA के बारे में लोगों की एक राय है, जैसे कि आपने कहा कि आपके मेंटोर को लगता था कि आपकी मैथ्स अच्छी है, ठीक है, तो लोगों की राय ये है कि तो नंबर का गेम है, इसकी मैथ्स अच्छी होगी, जिसको नंबर घुमाना आते हैं वो तो भाई कर लेगा CA। क्या ये सही है? बट कहते हैं कि नहीं CA तो बहुत मसद एक है, आप कह लेंगे मैनेजमेंट लेवल का बंदा है,
ठीक है, वो तो स्ट्रेटजी बनाएगा, वो नंबर्स को समझ सकता है, वो नंबर की ज़बान समझता है, वो नंबर्स की ज़बान में बात कर सकता है। तो ऐसे इसको ये जो परसेप्शन है लोगों के दरमियान कि नहीं ये तो नंबर है, गेम है, इसकी मैथ अच्छी हुई कर लेगा, कितना गलत है कितना सही है। अच्छा, 2 एस्पेक्ट मेरे ख्याल आपने कवर किए अपने सवाल में। एक तो ये है कि जो सीए में आना चाहता है और एक सीए बनने के बाद, शायद ये दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं आपके सवाल में। तो जो आना चाहता है उसके लिए तो आई थिंक जिसकी मैथ्स अच्छी है एंड दैट पर्सन इज शार्प माइंडेड, सो मेरे ख्याल से उसका डेफिनेटली इट गोज विदाउट सेइंग कि उसका चांस ज़्यादा है कि वो पास कर लेगा एग्जाम्स को। सो दिस इज आई थिंक ये परसेप्शन मैं समझता हूँ कि ठीक है। ठीक। अच्छा, अब एक एग्ज़ाम पास कर लिया, ट्रेनिंग से आप गुजर गए एंड नाउ यू आर इन प्रैक्टिस या इन इंडस्ट्री, आप जॉब कर रहे हैं। अब नाउ इट्स नॉट ओनली नंबर गेम, और आई थिंक मेरे ख्याल से वो जो ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन है वो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो जर्नी है ना, ये इतना इनेबल कर देता है कि आप नंबर्स से आगे निकल के भी स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और इन चीज़ों के ऊपर जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते भी हैं। अच्छा, सीमेंस जहाँ माशाल्लाह के 13 साल गुजरे हैं, ठीक है, ग्लोबल जायंट कंसिडर किया जाता है। फर्म से निकल के जब आपने सीमेंस की दुनिया में कदम रखा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, तो क्या मुख्तलिफ लगा? ऐसा है कि देखिए, वहाँ जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो थी P&L रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी की वजह से मैं मूव किया था सीमेंस में। यानी कि इट वाज नॉट ए यूजुअल फाइनेंस और ऑडिट फंक्शन, मतलब मैं इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहता फाइनेंस, लेकिन मुझे उस तरफ जाना नहीं था, फाइनेंस और ऑडिट के फंक्शन की तरफ। So it was like, going towards business management and doing P&L management with P&L responsibility. That really, excited and fascinated me, and that's why I opted for that. तो वो, इस लिहाज से it was something I was really looking for, and I got that chance, to work in that environment, जो कि आपको इस तरह की opportunity दे रहा था, freedom दे रहा था, एज इफ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस। आपके पास वो मैंडेट है कि आप अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने बिजनेस के ऊपर जाके ऑपरेशनल डिसीजंस लें कि कौन सा बिजनेस मुझे एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, कौन से पार्टनर्स के साथ काम करना है, तो थिंग्स लाइक दैट। सो आई थिंक इट वाज लाइक अ वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस, एंड आई वाज समथिंग, मैंने ही कहा ना, मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्शियस देखते हुए डिसीजन लेके आगे आया था, सो देयर वाज नो सरप्राइजेस इन्वॉल्व फॉर मी। अच्छा, माशाल्लाह से आपको लोकल मार्केट एक्सपोजर है, लोकल बिजनेस का एक्सपोजर है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी एक्सपोजर है, और आपने इंटरनेशनल बिजनेस कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ का कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट कैसे काम कर रहा है, उसका एक्सपोजर भी ले लिया। क्या डिफरेंस देखते हैं बेसिक पाकिस्तान के वर्किंग इन्वायरमेंट में और बाहर के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में? देखिए, हमारे जो यहाँ पे 2 बुनियादी, या एक ही अगर मैं बेसिक अगर कहूँ ना, कि वर्क एथिक का ज़रा डिफरेंस है, वर्क एथिक्स का, एंड दैट इज़ एन एरिया वेयर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान नीड टू वर्क ऑन एज कम्पेयर टू इफ आई गो अब्रॉड एंड सी के वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको वाकई में ये बताऊँ कि जैसे सीमेंस में रहते हुए आई यूज्ड टू गो इनटू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस, और वहाँ पे दुनिया के लोग आए हुए हैं, एंड लिटरली हैपेंड कि मैं एक टेबल पे बैठा हूँ, 10-12 लोग बैठे हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का बैठा हुआ है, एक यूएस, एक ब्राज़ील का बैठा हुआ है, इंडिया वाला भी बैठा हुआ है। और सीमेंस पाकिस्तान यूज्ड टू बी लाइक प्लेस जहाँ से कि लोग आते थे, यंग ट्रेन होते थे और बाहर जाके मुख्तलिफ सीमेंस की दुनिया में प्लेस हो जाते थे। तो जब उन्हें पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, सीमेंस पाकिस्तान से, तो स्टार्टेड प्रेजिंग पाकिस्तानीज की, यार क्या लोग होते हो तुम लोग, इतनी ज़बरदस्त तुम्हारी skills and things like that. So ये कि हमारे लोग यहाँ से जाते हैं और बाहर जाके they do really wonders because they are really talented. I really have seen this and I believe in this. जहाँ पे हमें पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारी वर्क एथिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है। सो अगर हम ये जो आपने बात की कि क्या फ़र्क देखते हैं, तो मैं यही फ़र्क देखता हूँ कि हमारे वर्क एथिक्स यहाँ पे पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में रहते हुए वर्क एथिक्स आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट इज ग्लोबली टेकिंग प्लेस इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। वर्क एथिक्स को फर्दर डिफाइन करेंगे, वर्क एथिक्स की एग्जांपल्स वगैरह क्या क्या मसले हैं? मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने जब बिजनेस कर रहा हूँ तो आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इंगेज्ड पीपल अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड एज वेल, डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोगों को भी हायर किया हुआ है। आई हायर्ड एन इंडियन पर्सन फ्रॉम आवर एंटिटी इन दुबई, और ही वाज लाइक अ 25+ ईयर एक्सपीरियंस बंदा, ठीक है ना, और वो ऑनलाइन काम कर रहा था हमारे साथ। उसका ये था कि अच्छा, टाइम उसके साथ फिक्स था कि भाई 9 to 6 फॉर एग्जाम्पल। अब बच्चे सबके होते हैं, किसी का कहीं स्कूल में कुछ हो गया या किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ही यूज्ड टू टेल मी कि आई एम टेकिंग एन ऑफ फॉर 1 hour and I'll be back 1 hour or 2 hours and I'll be back in this time, right? So and exactly वो वैसे ही करता था। हमारे यहाँ ये चैलेंज है आज भी कि आप अगर ऑनलाइन किसी को
काम के लिए बिठा दें तो आपको ये फिक्र होती है कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा लैकिंग है कि यू हैव टू रियली मॉनिटर। सब में नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो मैं वर्क एथिक कि मैंने आपको ये छोटी एग्जाम्पल दे के ये बताया। दूसरी चीज़ एक और, गलतियाँ हर किसी से होती हैं। हमसे अगर मिस्टेक हो जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि ओपनली उसको ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करने जाके कि यानी इसके देखिए मेरे नज़दीक जो प्रोफेशनली क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि आपसे गलती हो गई, इफ़ यू कैन क्विकली फिक्स दैट तो आप उसको फिक्स करें एंड स्टिल आप जाके अपने मैनेजर को बताएं कि ये प्रॉब्लम आया था, मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। या ये कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सो गो एंड टेल योर मैनेजर कि दिस इज द प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, राइट। लेकिन हमारे यहाँ ये अनदर वर्क एथिक प्रॉब्लम कि वो या तो उस प्रॉब्लम को अंडर द कारपेट कर देंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्म नहीं करेंगे सामने को, सॉल्व नहीं हुआ तो कोई और कहानी बना देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वर्क एथिक के हवाले से वंस अगेन ट्रांसपेरेंसी, जिसमें कि ये बात भी आ जाती है, मिस्टेक्स की शेयरिंग की बात भी आ जाती है, बट ट्रांसपेरेंसी वंस अगेन इज अ मच वाइडर टॉपिक। वो भी वर्क एथिक की डेफिनेशन में आता है कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है एज प्रोफेशनल्स। क्या वजह लगती है आपको ये वर्क एथिकल इश्यूज हमारे साथ ही क्यों? हमारी कुछ कल्चर यहाँ पे ऐसा बन गया है, हमारा कल्चर ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा बन गया हमारा कल्चर। जैसे कि अगर आप ये देखें ना, बिजनेसेस में लोग कहते हैं कि यार झूठ के बगैर काम नहीं चलता, चोरी के बगैर काम नहीं होता, जो कि बिल्कुल ही गलत बातें हैं सारी। आई कम्प्लीटली डिसमिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ऐसा ये बिल्कुल गलत हमने परसेप्शंस क्रिएट किए हैं। तो ये भी परसेप्शंस क्रिएट किए हुए हमने अपने माइंड के अंदर, हमने कुछ खुद ना ब्लॉक्स बनाए हुए कि अगर मैंने गलती कर ली और जाके हमने सामने वाले को अगर बता दिया तो वो तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा। हो सकता है कि कुछ केसेस में ऐसा होता भी हो कि हमारे मैनेजर्स इतने मेच्योर ना होते हों कि दे रियलाइज कि भाई आपने भी तो गलतियां की होंगी जिंदगी में, सामने वाला भी अगर गलती कर रहा है तो बी ओपन, ट्राई एंड टीम अप विद दैट पर्सन एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ। सही। अच्छा, आपने कहा कि जो वर्क एथिकल इश्यूज हैं, हमारा कुछ माहौल ऐसा बन गया है, अमूमी तौर पे बिजनेसमैन कहते, खासतौर पर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, हमें हम सुनते हैं उनसे कि भाई आपने कुछ दिया नहीं तो कुछ ले नहीं पाएंगे, ऑपरेशन नहीं चलेंगे, आधा बिजनेस ऊपर आधा बिजनेस नीचे चलता है टेबल के। तो इस किस्म की बातें, और कुछ लोगों के शायद बुरे सिनेरियोज उन्होंने फेस भी करे हैं, उनके केसेस हुए हैं, कुछ लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं गलत पॉलिसीज़ की वजह से, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। तो क्या तरीक़ा है ये मिथ या ये परसेप्शन या ये सोसाइटी के अंदर ये गलत चीज़ पेनिट्रेट करेगी इसे तोड़ने का, और उसे कैसा ही करने का? देखिए, एक तो ये है कि जो आप प्रैक्टिस करके दिखाएं जो आप कह रहे हैं। और when I started my business in 2016, one of the objectives was this. एक तो ये था उस ज़माने में कि I wanted to go for businesses that earns foreign exchange for the country, that creates employment, and the third one was to do business in a highly professional and ethical manner. और 9 साल से ज़्यादा हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो चुके हैं, और वी गेट आवर ऑडिट डन बाय बेस्ट ऑफ द फर्म्स, टैक्स एडवाइजरी हम बेस्ट फर्म से लेते हैं, फुली कंप्लाइंट हैं। अगर कभी कोई हमें चैलेंज आता है कि हमने कोई नॉन कंप्लाइंस की है, कोई हमें पेनल्टी आती है, वी पे द पेनल्टी, राइट। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड निगोशिएटिंग विद द पर्सन, वी से कि ठीक है हमसे गलती हुई है। कोई नोटिस आता है, इफ दे आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन, वी गिव द एंटायर बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन कि देख लो, फिर निकाल लो इसमें से कुछ हमसे गलती हुई है तो वी विल एडमिट इट एंड वी आर विलिंग टू पे फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो मेरा ख्याल ये है कि ये वही मैं फिर इस बात को कहूँगा कि ये इस पाकिस्तान में भी रहते हुए पॉसिबल है कि आप फुल्ली एथिकली बिजनेस करें। और हम मोर देन 9 years से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉलोइंग दिस। आधे पैसे की भी हमने रिश्वत नहीं दी और हमारे सारे काम टाइम पे हुए हैं। मज़े की बात ये है। यानी कि एक और मैं आपको भी एग्जांपल दूं कि ज़्यादा थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि शायद बीच के लोग जो होते हैं ना वो भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और भी होते होंगे प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एग्जाम्पशन का निकाला कि जी आप एग्जाम्पशन अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। तो दिस वाज लाइक फ्यू इयर्स बैक। सो उस वक्त जो हमने वैसे तो हमारे जो टैक्स एडवाइजर्स हैं वो तो बड़ी फर्म्स में से हैं, लेकिन जो आप टैक्स फाइलिंग के लिए ऐसी फर्म्स को एंगेज करते हैं विच आर लाइक लो स्केल लोग होते हैं, तो जो कि आपके ऑपरेशनल काम कर रहे होते हैं, फाइलिंग्स कर रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना था। हमने कहा कि यार ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेके ला दें, तो उन्होंने कहा नहीं इसमें तो जो है ना ये मसला है, ये पैसे लगेंगे। मैंने कहा पैसे तो हम देंगे नहीं। तो वो 2-3 महीने गुजर गए, हमारा टैक्स कटता रहा। फिर मैंने अपने फाइनेंस वाले से कहा, मैंने कि यार ऑनलाइन अप्लाई देखो, ऑनलाइन अप्लाई करने का है? उसने कहा जी ऑनलाइन है मौजूद। मैंने कहा अप्लाई करके देखते हैं, शायद हो जाए, आ जाए। ऑनलाइन अप्लाई किया, 3 दिन में आ गया एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट।
तो इट मीन्स कि सिस्टम के आगे पीछे वाले जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि बिना कुछ पैसे दिए लिए काम हो सकता है वो पैसे आगे देने नहीं पड़े, वो खुद रख रहा हो, बट उनको चाहिए। आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस पाकिस्तान में भी काम आप एथिकली कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है बाहर वाले बिजनेस से, राइट? क्योंकि हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्निकली, राइट? और जो लोकल बिजनेसमैन हैं, जो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, उनको तो ज़्यादा से लोकल बॉडीज़ से ज़्यादा उनका लेना देना होता है, ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो शायद ऐसा हो कि हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं में ऑपरेट कर रहे हो, वो बिजनेसमैन और आप। ये हो सकती है बात, मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं बहुत ही सुपरमैन हूँ तो मैंने वो अभी वाली साइड टेस्ट नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स मोर अबाउट योर अप्रोच एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड्स फॉलोइंग एथिकल वैल्यूज। मैं ये समझता हूँ कि अगर, और आपको ये डे 1 से करना है, क्योंकि जितना लेट आप करते जाएंगे उतना बैगेज आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, एंड देन यू विल हैव टू पे अ बिग प्राइस टू क्लियर दैट ओल्ड बैगेज। सो अगर आप डे 1, बट इन एनी केस अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि यार बस अब आज से मैं एथिकली सारा करूँगा, तो हो सकता है कि आपको पास की चीज़ों के लिए करने के लिए कुछ you might have to go through some difficult decisions, लेकिन once again मैं ये कहूँगा इस चीज़ को कि it depends on you, your commitment to follow ethical practices. If that is there, I think ये still it's doable. हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं, शायद मुझे जो एडवांटेज हुआ, एक तो ये था कि कमिटमेंट भी थी, दूसरे बिकॉज ऑफ डूइंग CA लॉज की अवेयरनेस थी, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हैं कि वो बिजनेस कर रहे थे लेकिन उनको इन लॉज की अवेयरनेस नहीं थी, तो वो अपना बिजनेस करते चले गए और इन चीज़ों को समझ रहे थे कि यार ये क्या है, कौन सी कंप्लायंस है, EUPI और फलाना है, और आगे बढ़ते चले गए। अब जब वो काफ़ी साल गुजर गए या चंद साल गुजर गए और अब वो प्रॉब्लम जब उनके सर पे आया, तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बनकर आया कि उनके पास उसका एक ही हल था कि यार इसको अब अंडर द टेबल डील कर लें। सही ना? तो एक ये भी है कि इसमें हमें क्या मिलता है, लेसन ये मिलता है कि आप बिजनेस अगर कर रहे हैं, इंगेज एक्सपर्ट्स एज वेल, राइट, ताकि आपको एंड हैव अ माइंडसेट ऑफ कंप्लायंस एंड फॉलोइंग द एथिक्स, वो आपको कमिटमेंट चाहिए। सही। तो मेरे ख्याल से अगर अल्लाह ने मौका दिया मैन्युफैक्चरिंग में भी, तो ज़रूर करके देख लेंगे इंशाल्लाह। बट जैसे कि माशाल्लाह से आप तो CA बैकग्राउंड से आ रहे थे, आप यू आर एज यू सेड यू आर वेल अवेयर ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, कुछ आइडिया था कि कंप्लायंस की ये रिक्वायरमेंट होती हैं, SCCP क्या होता है, FBR क्या होता है, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। द पॉइंट इज़ कि हर बंदा जो स्टार्टअप में आता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, वो वेल अवेयर नहीं होता इन सब चीज़ों से, क्योंकि जैसे उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे रेगुलेटर हैं, इनको एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए बिजनेसमैन के अंदर, या ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा बनाए कि सारे रेगुलेटर एक जगह पे हों, जैसे बंदा रजिस्टर करे उसको सारे रेगुलेटर से कनेक्ट हो जाए, उस बारे में कोई क्या है? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब जो इनक्यूबेटर्स आ रहे हैं ना, वो इनक्यूबेटर्स के थ्रू जो बिजनेसेस आके और आगे ग्रो कर रहे हैं, उनको ये सब जो है वो एक्सपोजर मिलता है, they get to know all these things, right? और दूसरी तरफ रेगुलेटर्स को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, आप अगर जो है वो फॉर एग्जांपल, अभी मैं घर में बात कर रहा था अपनी वाइफ से कि यार फर्नीचर को पॉलिश करना है, ठीक है ना, यार कोई अच्छा पॉलिश वाला नहीं मिल रहा। ऐसा करते हैं यार, लेट्स गो एंड सी अ यूट्यूब वीडियो कैसे करते हैं पॉलिश, खुद ट्राई करते हैं। तो सवाल, मतलब मकसद बताने का ये है कि आप इतनी छोटी सी चीज़ करने के लिए आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमन नाउ ना। मुझे याद है जब मैंने पहला अपना कोई ऐसा स्पीकिंग का सेशन किया था ना, तो मैंने पूरा 1 घंटा लगाया यूट्यूब पे, ये देखा कौन कैसे कर रहा है और वहाँ से सीखा और फिर थोड़ा बहुत बेहतर करना शुरू किया। तो अब अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो यार थोड़ी सी तो नो हाउ लेना, थोड़ा रिसर्च करें, क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या नहीं है, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। हमारे एक मस्जिद के इमाम साहब थे, वो ये कहा करते थे कि यार तुम लोगों को दही लेनी होती तो इतनी रिसर्च करते हो कि कहाँ कौन सी दुकान से दही लेनी है, लेकिन अगर किसी मौलवी से मसला पूछना है तो वो किसी के पास भी जाके पूछ लेते हो। सही बात है, हम बेसिकली इतना सेंसिटिव नहीं है कंप्लायंस को लेकर। जी, ये मसला है। ठीक, वो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है कंप्लायंस। एग्जैक्टली, वो और माइंडसेट भी है कि बिजनेस तो यार ये इसके साथ हो ही नहीं सकता ना। ये तो है। वैसे अगर आप US और UA क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ आपको वहाँ डिफरेंट लगती है। वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कंप्लायंस देख रहे होते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ले, वहाँ अपनी टैक्स बॉडी का रजिस्टर करा लें, अच्छा अब ये सब हो गया, अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम पहले बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, चला वाला लेते हैं सब ऑपरेशन, फिर कोई आके हमारे गेट पर दस्तक देता है, हमें पता लगता है अच्छा ये कंप्लायंस भी तो थी, अच्छा कंप्लायंस है भी, बताना था किसी को। बिल्कुल, मैं और भी एग्जाम्पल, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ मैं, कि
पाशा के जैसे मैं मेंबर हूँ, तो पाशा में भी आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं कि जी फलानी एजेंसी ने आके जो है ना वो छापा मारा और आके सील करके चले गए। अब पाशा वाले जाके सपोर्ट करते हैं, पीछे से जाके हेल्प करके वो खुलवा तो देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कंपनी ही ने जो है ना वो इन मेनी केसेस वो कंपनी से डिफॉल्ट पे निकल कर आती है कि भाई आप ये क्यों नहीं आप कंप्लाइंस कर रहे थे। तो ये हमारे भी मसले हैं बहुत सारे। अच्छा, माशाल्लाह से 13 साल सीमेंस में लगाने के बाद कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आपको लगता है जो आपने फेस किया जिसने आपकी लीडरशिप को शेप किया? जो चीज़ मैंने मार खा के सीखी वो ये था कि टीम के साथ तो मेरी रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी होती थी, बट आई वॉज नॉट अ गुड पेयर टू माई टीम। मैं जो है ना वो उसको इस नज़र से नहीं देखता था कि यू नो दैट जो मेरी टीम है उसको मैं अच्छा पे करूं और रिटेन करूं। तो ये मैंने थोड़ा सा मार खा के ये चीज़ सीखी। ये तो बहुत खतरनाक बात है सर्विस के इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, तो अब ये कि नाउ आई नो दिस, और सीमेंस में रहते भी ये बात समझ में आ गई थी कि दिस इज़ समथिंग। और मैं अगर कोई जैसे अब मुझसे जो जूनियर प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं ये मशवरा अब ये देता हूँ कि भाई देखो, अगर तुम्हारे लेट्स से कि तुम देखते हो कि मुझे टीम में 25 लोग चाहिए ना, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट नंबर। वो नंबर आप सही तरह से कैलकुलेट करो विद बैकअप्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट नंबर एंड देन पे योर एंड रिवॉर्ड योर की परफॉर्मर्स। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री का खासा ये है कि वो रिसोर्स से चलती है जी, और अगर रिसोर्स हाथ में नहीं है या रिक्वायर्ड रिसोर्स हाथ में नहीं है तो फिर आप ग्रो भी नहीं कर सकते, इवन आप रन ही नहीं कर पाओगे ऑपरेशन प्रॉपर्ली। ये तो है। अच्छा, पाशा के आप मेंबर बने, साहब ने भी तस्करा किया उसका, तो पाशा का रोल क्या देखते हैं टोटल हमारे इकोसिस्टम में? पाशा इट्स लाइक अ एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस, और ये एक तरह से वॉइस है ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर हाउसेस। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड, मैं भी हमें 2 साल ही हुए हैं उनका मेंबर बने हुए, सो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर यू नो डूइंग गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑल द सॉफ्टवेयर हाउसेस इन द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के से जाके एज ए स्पोक्स पर्सन बात कर रहे होते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से अगर कोई चैलेंज आए तो पाशा फ़ौरन एक्टिवेट होती है, और पाशा जो गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ी क्लोज लाइजन है, तो वो भी इमीडिएटली इनके डायरेक्शन पे एक्शन लेते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, येस, and they are doing a good job. और PSAP का जो मकसद था वो हासिल हुआ? जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, once again I think we are like 4-5 years, for the last 4-5 years we are their members. अब जाके recently पिकअप किया है ये, और जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान को एज ए ब्रांड जाके ब्रांडिंग कर रहे हैं ग्लोबली, जहाँ ये टेक की एग्जीबिशंस होती हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, आई थिंक दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और अभी हालांकि वो MD अब चले गए, अबू बकर साहब थे, वो US से ही आए थे, US में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी, तो और वो हिमसेल्फ आई थिंक ही वाज आल्सो एन इन्वेस्टर एज वेल इन स्टार्टअप्स एज वेल, तो उनको इस इकोसिस्टम का पता था। यू नो उन्होंने इसको इस तरह से PSAP को काफ़ी उठाया और बड़ा एक ज़बरदस्त रोल PSAP का रहा है। आई होप कि अब जो नए वहाँ पे नई टीम आई, नई मैनेजमेंट आई, वो भी इसको कंटिन्यू करे, आगे लेके चले। रिसेंटली इंटरनेट वगैरह के इश्यूज आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे, हैं तो ऐसे वो अभी भी, ठीक है, वो एक आई गेस एक वॉल है जो दिख नहीं रही किसी को, और उस वॉल के आने के बाद से फाइबर वॉल इंटरनेट की स्पीड पे अफेक्ट हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशन वैसे ऑपरेट नहीं करती हैं जैसे पहले करती थी, खासतौर पे वो एप्लीकेशन जिनके डाटाबेस US बेस्ड हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, सही है। तो IT बिजनेस जो कि ख़ास तौर पे सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये बिल्कुल जहर कातिल है, इट्स द एंड ऑफ द गेम फॉर देम। और जब दिन जैसे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुए, आपने दिनों के नहीं बंद कर दिया, वहाँ जो कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस थे, दे जस्ट लॉस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉस। उसको कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट अलाइन नहीं है या गवर्नमेंट कोई ऐसे एक्शन ले रही है जो बिज़नेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें बिज़नेस क्या कर सकता है? बिल्कुल, ये इशू है, दिस इज़ अ बिग इशू आई विल से। इसमें मैं ये कहूँगा जैसे पाशा ने ये एफर्ट की कि उन्होंने कि भाई जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको उस एग्जाम्पशन लिस्ट में डाला जाए कि अगर आप इंटरनेट डाउन भी कर रहे हैं तो दिस इज सेगमेंट जो कि स्टिल लाइव रहे, IPs एग्जाम करवा दें। हाँ, इस तरह की कुछ उन्होंने हो सकता है कि आगे जाके हो जाए, लेकिन इन्हीं की वजह से मैंने कहा ना कि पाशा एक वॉइस है सॉफ्टवेयर हाउसेज की, तो उन्होंने ये बात लेके चले। लेकिन आई एग्री विद यू, दिस इज लाइक ए किलर कि आप जो है ना वो लाइफ लाइन को कट कर रहे हैं। और इतनी हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, IT एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अगर आप उस लाइन को ही चोक कर देंगे तो ये तो यू नो। और बात है कि जो फॉरेन कस्टमर है ना वो ट्रस्ट के ऊपर बहुत चल रहा होता है
ट्रस्ट एंड डिपेंडेबिलिटी। अगर उसको यहाँ दोनों चीज़ों में मसला नजर आया, ट्रस्ट आपने कर लिया फॉर एग्जांपल कि जी बड़े अच्छे सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन डिपेंडेबल नहीं है, एक दिन होते हैं अगले दिन नहीं होते, तो भाई उसकी तो पूरा सिस्टम आपके ऊपर रिलाई करते हुए चल रहा है, तो वो तो नहीं आएगा फिर आपके पास। सो वी मस्ट फिक्स दिस। अगर हमने जो नंबर्स रखे हुए कि $15 बिलियन हमने आईटी एक्सपोर्ट करने हैं और $25 बिलियन आईटी एंड टेलीकॉम एक्सपोर्ट करनी है, इफ वी हैव टू डू दिस, तो आपने ये बेसिक्स हैं जिनको फिक्स करना है। सामने वाले सुन रहे हैं जिनको सुनना है। मुझे ऐसा लगता है यस, दे हैव दिस रियलाइजेशन, बिकॉज आई हैव बीन अटेंडिंग सच इवेंट्स। रियलाइजेशन है, बट ये कि आई थिंक उसको एक्शन में कन्वर्ट ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत है। वी डोंट हैव टाइम। क्योंकि इस इवेंट के बाद जो मेरे ख्याल से पिछले साल इस्लामाबाद में हुआ था, उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, चल ही रहा था इंटरनेट। उसके बाद भी एक दो बार हुआ है ये, ठीक है, और इंटरनेट का स्लो हो जाना, और एक शार्क के जैसे पाकिस्तानी केबल दिखती है फॉर सम रीज़न समुंदर के अंदर, और दुनिया में कोई केबल नहीं दिख रही, उससे हमारी केबल दिख रही है। तो वो इवेंट्स हो रहे हैं, बाद में भी हुए हैं, ठीक है। अगर ये इवेंट होते रहते हैं, लेट्स से इंटरनेट के मसले आते रहते हैं, एक तो वैसे ही हम कोई बहुत आला इंटरनेट हमारा है नहीं, सही है। अगर हम मिडल ईस्ट से कहते हैं, चेक करते हैं मिडल ईस्ट का कहाँ है इंटरनेट, वो 1 Gbps पे उनके डाउनलोड चल रहा है, हमारे पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा 250 Mbps या 100-250 Mbps पे लोग काम कर रहे हैं एट मोस्ट। अगर फर्दर मसले आते हैं, हमारी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हमारी कनेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो क्या ही फ्यूचर होगा सर्विस इंडस्ट्री का? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने कहा ना, ये तो बैकबोन है आपकी ना, तो ये तो इशू फिक्स करने की ज़रूरत है। और इसमें जो है वो ठीक है, देयर आर सिक्योरिटी चैलेंजेस विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। उसको एड्रेस करने के लिए जो पाशा ने जो सजेशन दी है, अब मुझे एग्जैक्टली उनकी सजेशंस के डिटेल्स का नहीं अंदाज़ा, बट आई गॉट अ जिस्ट ऑफ इट कि जो वो आईपीएस के एग्जाम्शन की बात करें कि भाई आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो चलते रहें, लाइव रहें, बाकी आप जो भी जनरल पब्लिक के साथ करें, लेकिन आपका ये जो बिजनेस है ना, ये इम्पैक्ट नहीं हो। तो आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ सोल्यूशन व्हिच शुड वर्क इन दिस डायरेक्शन। इसको फिक्स करने की जरूरत है। इफ यू हैव टू अचीव द टारगेट्स दैट यू हैव योरसेल्फ फिक्स्ड, $15 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट का आपने फिक्स किया हुआ टारगेट इन द नेक्स्ट 5 years, वो नहीं हो सकेगा, 10 सालों में भी नहीं हो पाएगा अगर हमने ये बेसिक चीजें फिक्स नहीं की। और मेरे ख्याल से बिजनेस बाहर मूव कर जाएंगे, जैसे बिजनेस सर्वाइवल में आ जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। बिजनेस बाहर मूव करने के बजाय मैं तो कहूँगा शायद बिजनेस के सर्वाइवल के इशूज आ जाएं, क्योंकि देखिए बिजनेस बाहर नहीं, वो तो आया यहाँ पे इसलिए है कि उसको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, सही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी सस्ती अच्छी सर्विस का फायदा है कि जो मिले ही नहीं। सही बात है, ठीक है ना, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है ना वो। तो गाड़ी बड़ी अच्छी आपने BMW रखी हुई है वो, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है गाड़ी, ठीक ठीक, तो क्या फ़ायदा उसका। अच्छा, एक और बात भी है, कहते हैं कि आप सर्विस को एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास ब्रेन्स होना चाहिए, और हमारी कंट्री ख़ास तौर पे 2 से 3 साल में तो ब्रेन ड्रेन एक नेक्स्ट लेवल का हुआ है। हर फील्ड का प्रोफेशनल गया है और क्रीम गई है। ऐसा नहीं पहले ब्लू कलर लोग जाते थे, वर्कर जा रहे थे, तो उस समय इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। अब ब्रेन जा रहा है कंट्री का, फॉर सम रीजंस को लोग ब्रेन गेन कहते हैं, बट इट्स लिटरली ब्रेन ड्रेन। फाइनेंस की बात कर लेते हैं, अभी पोजीशंस होती हैं फाइनेंस की, हमें लोग नहीं मिल रहे होते, क्योंकि जो हमारा बंदा है वो यूके चला गया है या वो मिडिल ईस्ट कहीं मूव हो गया है। और हर जैसे कोई इसी से क्वालिफाई करता है, सीए क्वालिफाई करता है, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं कम में चलाऊंगा बट बाहर जाऊंगा, सही है। तो उसको कैसे देखते हैं? ये तो लॉन्ग रन में इशू क्रिएट हो रहा है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें खुल के अपने व्यूज़ शेयर करूंगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग इसको कहते हैं कि जी बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गए, हम सारे लोग बाहर चले गए, और कुछ कहते हैं नहीं यार ये तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हैं। ये जो बाहर जाने का सिलसिला है, ये पिछले 50 सालों से पाकिस्तान में चल रहा है, अर्ली 70s से चल रहा है, जब खास करके लोगों ने मिडल ईस्ट जाना शुरू किया, जब वहाँ पे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, तो यहीं से पाकिस्तानी गए थे ना, तो उस ज़माने से चल रहा है। और एक अरसे से पाकिस्तानियों के जो मोस्ट प्रेफर्ड, यानी कि बाहर जाके जॉब मिल जाए तो वो समझते हैं कि उन्होंने दे हैव डन समथिंग गुड। तो ये तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग ऑन। हाँ, हो सकता है कि इसका थोड़ा पेस बढ़ गया, और उसकी वजह क्या है कि हम जो टैक्सेशन इतना किलिंग तौर पे हाई कर दिया टैक्स, कुछ सैलरी सेगमेंट पे तो बियॉन्ड 50% आपका जो है वो टैक्स लग रहा है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल एक अच्छा प्रोफेशनल है, $1 million कमा रहा है, और उसके 3-4 लाख जो है ना वो टैक्स में कट जाए अगर, सो तो बहुत बड़ी एक उसकी डिडक्शन है। तो वो कहता है भाई ठीक है यार, मतलब देन आई विल डू समथिंग, मैं कोई बाहर जाके कुछ कर लेता हूँ। सो मेरे ख्याल से ये एक है वजह जिसकी वजह से ये जो हमारा जो एग्जिट लोगों का हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। और इसमें बहुत जल्द इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम टैक्स को रैशनलाइज करें, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट्स एज वेल। टैक्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। हाँ, वंस अगेन वही बात है कॉमन जो हम सब करते हैं कि भाई आप टैक्स की बेस को एक्सपैंड करें, जिस पर नज़र आता है काम तो हो रहा है, लेकिन
नीड्स टू बी फास्ट ट्रैक्ड। यू नो, इतनी जो स्पेस के साथ हम चले ना, ये पेस बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं। हम तो मतलब ICAP के हम पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं, 25 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ कि टैक्स बेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो होती नहीं है, बेस आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन हल वही है कि आपको ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराना है इस सारी स्कीम के अंदर, एंड देन यू हैव टू रिड्यूस द टैक्सेस, मेक इट यू नो अट्रैक्टिव फॉर देम टू स्टे हियर। दूसरी बात यह कि हाँ, अलबत्ता ये बात भी एक है कि आप ब्रेन गेन जो कहते हैं वो भी इस लिहाज से सही है कि जब ये लोग बाहर जा रहे हैं तो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा तो आपकी रेमिटेंसेज आ रही हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रह के वो लोग पाकिस्तान के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बजाय इसके कि वो बाहर जाके, एक बंदा, आपके भी फैमिली से लोग बाहर होंगे, एक बंदा महीने के $500 $1000 भेज देगा, यहाँ बैठ के अगर कोई बिजनेस करेगा तो वही बंदा $25-30 कमा रहा होगा कम से कम, जो पाकिस्तान, ठीक है उसमें से एक्सपेंस भी तो कर रहा होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में इतने पैसे ला रहा होगा। सो जस्ट लुक एट द कंपैरिजन, इफ दैट प्रोफेशनल इज सिटिंग इन पाकिस्तान एंड अर्निंग इन डॉलर्स ईदर इन जॉब और थ्रू बिजनेस, can do much more value addition। अच्छा, ये बात तो वैसे सच ही है कि लोग बाहर से जा रहे हैं। मैंने अपनी फैमिली के अंदर देखा, लोग गए, मेरे लेट से आपको जैसे एज यू नो मेरे भाई गए, उस टाइम पे ये सब नहीं हो रहा था। मगर रीसेंट ईयर्स में जैसे कि हमारी यंग जनरेशन है जो बिल्कुल क्वालिफाई होकर भी निकलती है या बिल्कुल पेपर्स दे के अभी बाहर आई है, उनकी प्योरिटी ही नहीं है इस मुल्क के अंदर काम करना। दे आर लाइक कि हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं बाहर जाने के लिए। और शायद वजह ये नहीं है कि वो कि हम बाहर जाए, हमने कुछ हासिल कर लिया, कुछ हमारा आप ये कह लें कि लोकल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि उनको लगता है कि हम यहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे वैसे, क्योंकि हमें तो दिख रहा है इकोनॉमी या बजट शेयरिंग हो रहा है इस मुल्क का, तो अगर बजट कंपैरेटिव में बजट शेयरिंग हो रहा है, तो जब इकोनॉमी शेयरिंग हो रही है, बजट शेयरिंग हो रहा है, कोई कहते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर ही पॉजिटिव नहीं है, तो हम कहाँ ग्रो कर पाएंगे, हम क्यों यहाँ टाइम लगाएं। तो वो जो रॉ टैलेंट है जो भी क्वालिफाई होकर आता है, जिसने अभी इन फर्म्स में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, उनको बनाना है और फिर ये पॉलिश होकर फिर ये CEO CFOs बनते हैं और ये रॉ टैलेंट यहीं से उठ के बाहर चला जाएगा, तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या हमारे पास वो मटेरियल होगा जो CFO और CEO बन सकेगा। अच्छा देखिए, वंस अगेन मैं ये बात कहूँगा कि ये पेस थोड़ा शायद ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये नया नहीं है, ये जो हवा है ना, नई नहीं है, ये ऐसा तो है। मैं अगर अपने भाइयों की बात करूँ, मेरे जैसे मैंने कहा मुझसे जो बड़े भाई थे वो NED में थे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग उन्होंने वहाँ से की, उनके बैच का शायद भी एक भी कोई, एंड ही डिड हिज उन्होंने बैचलर्स किया था 95 में, 95 में पास आउट हुए थे NED से, और चंद सालों में ही मेरे भाई भी 96 में चले गए US, उनके बैच के सारे लोग चंद सालों में सब बाहर चले गए। सेम हैपेंड विद माय मोस्ट, जो सबसे बड़े भाई हैं मेरे डॉक्टर, उन्होंने डॉ से ग्रेजुएट किया 96 में और वो 98 में चले गए US, और ऐसे ही हुआ कि उनके साथ के भी तकरीबन सारे लोग चंद सालों में बाहर चले गए। तो ये फिनोमेना नया नहीं है। मेरे वालिद साहब खुद 74 में ही वेंट टू लीबिया, और उस ज़माने में ये शुरू हो चुका था। लेकिन हाँ, ये है कि शायद अब चैलेंज थोड़ा ज़्यादा लोगों को फील हो रहा है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ की जो खास करके कराची की अगर बात करें, कराची में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन से और अब टैक्सेस से, इन सब चीज़ों से परेशान है, इसलिए वो देखते हैं कि भाई हमें बाहर जाके कोई अच्छी लाइफ मिलेगी, अर्निंग्स अच्छी होंगी, सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी, तो इसलिए वो ज़्यादा जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें मैं देखिए, मेरा अपना व्यू ये है कि बिल्कुल आप जाएं बाहर, आप कमाएं, फिर इवेंचुअली 2 इसके रास्ते हो सकते हैं, आप US में हैं या आप UK में हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ उस मुल्क से कमाया, आप वहाँ के रेजिडेंट बन गए हैं, फॉर एग्जांपल, बी लॉयल टू दैट कंट्री। मैं ऑनेस्टली मैं बड़ा साफ कहता हूँ कि भाई आप उस मुल्क के, ठीक है, आप उस मुल्क में हैं, आप रिकग्नाइज करें और बी लॉयल देयर। अगर आप या आप कहते हैं नहीं मुझे तो पाकिस्तान वापस आना है, या पाकिस्तान से आपके बड़ी कनेक्शन आपके हैं, तो देन कम बैक टू पाकिस्तान, एक तरफ हो जाए। आप अपना जो आपको चैलेंज था अर्निंग्स का, वो अपना चैलेंज पूरा करें, बट देन कम बैक टू पाकिस्तान एंड मेक योर ओन कंट्रीब्यूशन इन दिस कंट्री। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये रेमिटेंस वाली बात जैसे आपने कही, एक और शायद चीज़ मुख्तलिफ हो सकता है, शायद मैंने पहले ऑब्जर्व ना करी हो या मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा हो रही है। पहले लोग जाते थे, जैसे हमारे कज़न्स गए या आप जैसे आपके भाई गए, बाहर जाते थे, कमाते थे, फैमिलीज यहाँ होती थी, रेमिट करते थे। एक और फिनोमेना भी शायद ज़्यादा देखने में आ रहा है कि लोग अब चाह रहे हैं कि हम पूरी फैमिलीज लेके जाएं, वी डोंट वांट टू रेमिट एनीथिंग, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है भाई, पूरी फैमिली लेके चले जाओ। तो ये भी आपको लगता है कि पहले भी हो रहा था, नथिंग न्यू, या अभी शायद ज़्यादा हो रहा है? नहीं, अब ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि पहले जब लोग US जाते थे तो शादियाँ करने के लिए वहाँ पे फैमिलीज तो नहीं थी ना पाकिस्तानियों की, उनको पाकिस्तान आना पड़ता था। सही। अभी मेरे पिछले 2 साल पहले मेरी बेटी की शादी न्यू जर्सी में हुई है, वहीं पे लड़का भी वहीं, लड़की भी वहीं, दोनों जॉब कर रहे हैं न्यू जर्सी में, उनको पाकिस्तान आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही। पहले लोग रिश्ते ढूंढने आते
बसे थे पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी थे ही नहीं, अब वहाँ इतनी कम्युनिटीज बन चुकी हैं पाकिस्तानियों की, और बात ये कि फिर उनका माइंडसेट भी मैच करते हैं ना, वो दोनों उधर ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं उसी उन्हीं मुल्कों में, तो ज़ाहिर बात है उनका थिंकिंग प्रोसेस एंड उनकी हैबिट्स एंड एवरीथिंग फिर वो मैच कर जाती हैं। तो इसलिए अब ये ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है कि पूरी पूरी फैमिली चली जा रही है और वापस नहीं आ रही, क्योंकि शादियाँ भी वहीं हो रही हैं फिर उनकी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको तो शुरू से जहन था बिजनेस करने का, उसकी वजह से आप सी में, बट फिर आप 90s में आए, फिर 13 साल सीमेंस में लगाने के बाद जहन चेंज नहीं हुआ कि अब तो मैं माशाल्लाह इतनी सीनियर पोजीशन पे आ गया हूँ, कंटिन्यू करते हैं, या फिर आपको सीनियर पोजीशन में आने क्या आपके ज़्यादा एहसास हुआ कि अब तो बिज़नेस करना ज़रूरी हो गया? अच्छा, सीए में मैं बिज़नेस की वजह से नहीं आया। एक तो ये बात भी मैं अपनी ज़रा जो मेरी थिंकिंग है वो आज भी है कि मैं पढ़ाई को और कमाने को अलग अलग रखता हूँ। सही सही। मेरे ख्याल से पढ़ाई एक अलग चीज़ है, कमाने के लिए पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ाई इसलिए की, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मेंटर ने बताया कि तुम इस तरफ जाओ, फिर मैंने जब पढ़ा तो मुझे अच्छी लगी अकाउंटिंग और बिजनेस की स्टडीज़, और मैंने वो पढ़ लिया। उसमें ये हुआ कि, और हमने पहले भी बात की कि मैं वो आर्टिकलशिप से जॉब में कैसे वो ट्रांजिशन हुआ, इतना स्मूथ वो ट्रांजिशन हुआ कि वो भी पता नहीं चला कि मैं फर्गसन में आर्टिकल्स करते हुए कंसल्टिंग में चला गया। वहाँ 4 साल गुजर गए इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में, केईसी की प्राइवेटाइजेशन और एनआईटी और सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया कि वो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर सीमेंस में अपॉर्चुनिटी मिली, वंस अगेन दैट वाज लाइक डूइंग योर ओन बिजनेस, पीएनएल की जिम्मेदारी ये वो, तो वो भी मैं अट्रैक्ट होने की वजह ही सीमेंस में ये थी कि इट्स लाइक डूइंग योर ओन बिजनेस। तो अगर देखा जाए तो मैं इन चीज़ों की वजह से मेरा एंट्रेंस इनटू बिजनेस डिले हुआ, मुझे और बहुत पहले आना था। और एक और फैक्टर और बहुत ये था कि मैं जो है ना वो ये अपनी अम्मी से लास्ट ईयर शी पास्ड अवे, मैं अपनी अम्मी से बहुत डिस्कस करता था सारी चीज़ें ना कि भाई मुझे अपना बिजनेस करना है। वो कहती थी नहीं, नौकरी करो, सीए किया ना, खामोशी से नौकरी करो। मैं उनके साथ लगा रहा कि भाई मुझे वो परमिशन दे। उन्होंने मुझे फाइनली 2015 के एंड में जाके या 2016 के बिगनिंग में परमिशन दी कि अच्छा ठीक है, अब कर लो अपना बिजनेस। तो दैट्स दैट वाज वो 2-3 साल 4 साल से मैं उनके साथ लगा हुआ था कि मुझे वो ये कहा कि मैं उनकी परमिशन के बगैर नहीं करूँगा। तो जब उन्होंने मुझे परमिट किया तो फिर मैं एक तरह से वो क्रॉस करके आया, फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन 9 years, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कॉर्पोरेट के अंदर जब हम बैठे होते हैं, खासतौर पर जॉब के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टेबिलिटी होती है, कैरियर की स्टेबिलिटी। आपको कोई डर नहीं है, आपको ये होता है 9 to 5 जॉब करनी है, पीछे पर कुछ भी होता रहे, सही है, वी डोंट केयर, सैलरी तो आएगी, तो एक स्टेबिलिटी होती है। अगर बिजनेस में कदम रखते हैं तो एक क्योस है, सही है, रिस्क ही तो है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग ही तो है वो। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, रिस्क टेकिंग, स्टेबिलिटी से रिस्क टेकिंग का, और क्या क्या सीखने को मिला? अच्छा देखिए, पहले एक तो ये कि कॉर्पोरेट में भी अब स्टेबिलिटी नहीं है, और ख़ास करके जब आप सीनियर पोजीशंस पे आ जाते हैं ना तो स्टेबिलिटी नहीं है, यू आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड, योर डिसीजंस कैन मेक और ब्रेक थिंग्स, राइट। सो ये भी एक ये हमारी मिथ है। ये स्टेबिलिटी शायद उसके लिए है जो कि कोने में बैठा हुआ एक फंक्शन कर रहा है। अब शायद एआई और आरपीए के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी स्टेबिलिटी। सही से। तो कॉर्पोरेट में भी स्टेबिलिटी शायद उस ज़माने में भी सीनियर पोजीशंस में नहीं थी, अब भी नहीं है। अब तो नीचे की पोजीशंस पे भी स्टेबिलिटी नहीं है, बट येस इट्स मोर स्टेबल देन बिजनेस। येस यू आर राइट। बिजनेस के अंदर जो है वो उतार चढ़ाव है, बट वंस अगेन हाई रिस्क हाई गेन, नो पेन नो गेन, ये सिचुएशन है। सो येस आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट एंड दिस साइकिल गोज ऑन लाइक दिस एंड आई एंजॉय हाई गेन एंड हाई रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह। माइंडसेट में तब्दीली आती है यूजुअली ना एंटरप्रेन्योर्स के, क्योंकि जॉब से निकल के आते हैं तो जॉब में वो माइंडसेट नहीं होता, मगर बिजनेस के अंदर माइंडसेट तब्दील करना पड़ता है। तो वो माइंडसेट को ज़रा बताएं कैसे चेंज हुआ और क्या चेंज हुआ? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब ये है कि जैसे मैं रियली एंजॉय ट्राइंग न्यू थिंग्स, उसमें पैसे लग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा यार ठीक है यार करके देखते हैं। पहले बहुत घबराहट होती थी, आगे स्टेप लेते हुए 10 दफ़ा सोच रहे हैं, इतना सोचा कि वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो अब ये क्या होता है कि नहीं यार लेट्स ट्राई एंड डू दिस, करके देखते हैं क्या होगा भाई। सही एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि जॉब के माइंडसेट के अंदर होता है कि आप सेफ खेलना चाहते हैं, बी सेफ, मगर बिजनेस में आप सेफ खेलेंगे तो रिस्क नहीं लेंगे, और रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस फिर रहेगा क्या। तो इसी में मुझे याद आ गया मेरी वालदा जो है ना, क्योंकि वो बड़े जॉब के उसमें रहती थी और मैं बिजनेस करना चाहता था। तो अब जब बिजनेस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मैं जैसे टैक्स रिटर्न्स जमा होते हैं ना, ऐसे मैं साल की क्लोजिंग उनको बताता था कि इतने पैसे मैंने कमाए, तो वो नहीं छोड़ो ये तुम सही नहीं बता रहे, काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए ना ये सारे जैसे एफबीआर भी रिटर्न जमा करें ना, आपको बता रहा हूँ मैंने इतने कमाए अल्हम्दुलिल्लाह। सही तो लेकिन यस यू आर राइट कि ये तो है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ जो माइंडसेट चेंज होने के बाद जब आपने बिजनेस में कदम रखा, कोई ऐसी चीज़ जैसे कि यूजुअली होता ही है कि जब मैं जॉब से बिजनेस में आया
तो स्टार्ट का जो टाइम था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही आप ये समझ लें कि ज़ीरो से ही सब चीज़ें खड़ी कर रहा था, तो एक ऐसा टाइम था जब मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता था और बाहर मुझे टीम दिखती थी काफ़ी खुश खुर्रम अपनी ज़िंदगी के अंदर। मुझे पता था नेक्स्ट महीने की सैलरी नहीं है, ठीक है, तो अभी 15 तारीख हो गई और नेक्स्ट महीने की सैलरी नहीं है, तो ये लोग खुश हैं, कोई बताया नहीं है ये, मगर अब पता लगेगा महीने के आखिर में क्या करना है, ठीक है। तो इन किस्म की हालत का सामना करना पड़ा और फिर उनको कैसे मैनेज किया? अच्छा, मैं इस लिहाज से इसमें थोड़ा लकी रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ऑलरेडी इतना टाइम सीमेंस में और एक सीनियर पोजीशन पे गुजार के आया हुआ था, तो आई हैड दोस सेविंग्स विद मी। और फिर मैंने जो है ना वो प्लान भी ऐसा किया कि आई रिमेन कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट टुडे एज वेल कि जब मैं अपनी टीम एक्सपैंड करूं, टीम में लोगों को लेकर आऊं, तो मेरे जहन में हो कि यार मुझे इनको 27 या 28 तारीख को सैलरी दे देनी है। सही बात है। सो ये जहन में, और अल्लाह का शुक्र है पिछले 9 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि वो पहली तारीख हुई हो। हाँ, जो प्रोबेशन पे लोग होते हैं वो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि प्रोबेशन के लोगों को हम महीने के बाद देते हैं, 6 दिन के बाद, लेकिन जो कंफर्म लोग हैं दे गेट देयर देमसेल्व्स पेड 28-29, कभी हार्डली 30 हुआ होगा, वरना 28-29 वी पे देम सैलरीज। सो आई कॉन्शियसली मेक दिस एफर्ट, आई मेक दिस प्लान। और शुरू में जब कैश फ्लोज टाइट होते थे तो आई यूज टू मेक कैश फ्लो फोरकास्ट माई सेल्फ। मैं जैसे मैंने हमारे रेगस में ऑफिस लिया हुआ था, तो मैं रेगस से डिस्कस करके उसकी पेमेंट लेट कर देता था। मैंने कहा यार देखो 2 महीने मुझे अगले चैलेंज है, मैं तुम्हें ना वो थोड़ा लेट पेमेंट करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। और वंस अगेन वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस आ गई। अब मैंने जो उससे कमिटमेंट की ना, फिर मैं आई यूज टू मेक श्योर कि एक दिन पहले ही कर दूँ जो मैंने उसको कहा हुआ है। सही। तो मैं ये करता था कि ये वाली पेमेंट्स मैंने लेट कर दी, लेकिन सैलरीज मैंने कभी लेट नहीं की। तो शायद मुझे ये एक एडवांटेज ये था कि मैंने ऑलरेडी इतना अर्से जॉब करके आया हुआ था, तो मेरे पास सेविंग्स थी, तो उन सेविंग्स का मुझे फ़ायदा हुआ। तो इस तरह का चैलेंज फिर फेस नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कौन सा ऐसा चैलेंज है सीईओ का, क्योंकि सीईओ से इंस्पायर तो बहुत लोग होते हैं, बट कौन सा ऐसा चैलेंजेस हैं जिसके बारे में सीईओ ही बता सकता है और कोई इसके बारे में बात नहीं करता? जी, मैं जो है ना वो इस बारे में ये बताना चाहूँगा, जो अली बाबा का कौन है, जैक मा। जैक मा जो बात कहता है ना वो बिल्कुल सही कहता है। वो कहता है कि ही यूज्ड टू एम्प्लॉय द बेस्ट पीपल एंड हिज जॉब वाज टू मेक देम वर्क टुगेदर। तो ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि गेट द बेस्ट पीपल दैट यू कैन अफोर्ड एंड देन मेक देम वर्क टुगेदर। ये कहने में तो बड़ा आसान लग रहा है, 2 सेंटेंसेस मैंने कह दिए, लेकिन ये पूरी साइंस है इसको कैसे करना है। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग, अपार्ट फ्रॉम कि आप सीईओ का काम है कि भाई आपको वो उस बिजनेस का विजन ले, ग्रोथ की तरफ लेके जाए, लेकिन वो भी देखे ना, ग्रोथ की तरफ लेके टीम जाएगी। आपका विजन होगा, टीम लेके जाएगी ग्रोथ की तरफ, और वो फिर वही बात आ जाएगी जो जैक मा ने कही थी कि यू हैव टू मेक दीज बेस्ट पीपल वर्क टुगेदर। ये सीईओ का वो काम है जो कि इतना डिस्कस शायद नहीं होता, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो आपका क्या ख्याल है इस बारे में। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये है कि हम बिजनेस में एंटर तो हो जाते हैं, बट स्टार्ट में हम पहले दिन से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मैं शटर उठाते तो वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। सही है, ख्वाब देखते ना कि भाई ये चलेगा। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि सही है, वो डिसीजन मैंने सही ले लिया, अल्लाह का शुक्र है, चल गया है? अच्छा, मैं शायद आपको वो अजीब सी लगी मेरी बातें, लेकिन शायद ये बरकत थी कि मैंने अम्मी के पूछे बगैर काम नहीं शुरू किया। कि मैंने सितंबर की बिल्कुल स्टार्ट में मैंने अपना ऑफिस रेगिस में लिया, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मुझे अपना पहला बिजनेस, बल्कि एंड ऑफ सितंबर मुझे अपना पहला बिजनेस मिल गया। सही है। एक रिटेनरशिप पे एक कंपनी ने मुझे एंगेज कर लिया। ठीक है। मुझे वो इस तरह का चैलेंज आया नहीं, अल्लाह का शुक्र है, और वहीं से फिर आगे बिजनेस बढ़ता चला गया। मैंने जो स्टार्ट में अपनी कंपनी में पैसे डाले थे ना, उसके बाद मुझे दोबारा डालने नहीं पड़े। सही है। तो ब्रेक इवन कब तक अचीव हो गया था? उसी से अचीव हो गया था या फिर बाद में? अच्छा, ब्रेक इवन का ये था, यस दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 2 साल तक कंपनी से कुछ नहीं ड्रॉ किया। सही है, ठीक है। मैं सैलरी ड्रॉ की, डिविडेंड्स तो बहुत बाद में लेने शुरू किए, तो इसकी वजह से आई वाज नॉट चार्जिंग माय कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। तो वो 2 साल मुझे लगे वहां तक पहुंचने में कि देन आई स्टार्टेड ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द बिजनेस, और उसके मजीद बाद 2 साल लगे कि मुझे फिर डिविडेंड्स देने शुरू किए मैंने, क्योंकि यू नो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हिच आई फॉर्म्ड, सो इसलिए मैंने वो सैलरी पहले ली, फिर उसके बाद डिविडेंड्स भी आया। अच्छा, जैसे कि हमने वैल्यूज़ और एथिक्स की बात करी, जब हम पाकिस्तान के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को देखते हैं, बाहर देखते हैं, बिजनेस के बारे में क्या ख्याल है कि जब बिजनेस पाकिस्तान में आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस कहते हैं कर रहे होते हैं, तो क्या चैलेंजेस होते हैं, बाहर करने वो चैलेंजेस हैं या नहीं? देखिए, जो एक तो ये कि वही बात है कि जो ट्रूथफुलनेस है, दैट इज समथिंग, ये हुसैन दाऊद साहब ने भी ये बात कही। इतना तजर्बा हासिल करने के बाद आपने अगर उनकी बात सुनी हो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बिजनेस को क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो ये वंस अगेन इट्स अ स्मॉल स्टेटमेंट बट इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट है
जो कि हमें करने की ज़रूरत है कि हम जो है ना वो ये ट्रूथफुलनेस की तरफ आएँ। दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा है कि दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन देयर वे। ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम ERPs का बिजनेस करते थे या अभी भी कभी कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो मैंने यहाँ की लोकल कंपनीज को ये देखा है कि अभी कुछ सोचा नहीं कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है एंड दे गो आउट इन द मार्केट फॉर शॉपिंग। सही सही सही, ठीक है ना। तो ERP तो इट्स लाइक यू नो यू हैव टू इन अ डिटेल्ड मैनर यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, यू हैव टू सी इनसाइड कि मैं मुझे चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, उनको डॉक्यूमेंट करें, डिस्कस करें एंड देन यू गो आउट एंड सर्च फॉर द राइट सोल्यूशन इन द मार्केट। लेकिन नहीं, आप पहले बाहर निकल के जाते हैं मार्केट में ERP लगाने, हाँ आ जाओ यार ऑफर देना जरा। सही सही। तो अच्छा बाहर ये नहीं है, वो जब आते हैं ना तो दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड। उनको जो है वो कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, क्या उसमें फीचर्स चाहिए, कितने दिन में इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, यू नो। सो वो क्लैरिटी होती है। उससे क्या होता है कि वो टाइम जब लगा के आ चुके होते हैं वेरी क्लियर कि उनको क्या सोल्यूशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी स्मूथ होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे क्लियर होती है कि यार ये तो मुझे ये चाहिए था, और एक बहुत बड़ा चंक निकल के आता है गो लाइव के बाद कि ये तो वो है नहीं जो मैंने कहा था। जी जी एग्जैक्टली। तो ये हाँ बेसिकली उन्होंने डिटेल वर्किंग नहीं करी थी। बाहर ये होता है कि वो इस पर पूरी एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करते हैं डिटेल के साथ कि ये चाहिए ऐसे चाहिए, तो ऐसे तो जो प्रोडक्ट डिप्लॉय कर रहा है उसे भी क्लैरिटी होती है। यहाँ ये होता है वो कहते हैं जो है वो दे दो, टेस्ट करके बताएंगे क्या। तो वंस अगेन मैं कहूँगा एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, बट लार्जली स्पीकिंग दिस इज आवर चैलेंज कि हम उतने ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा, हमने इकोसिस्टम वैसे काफ़ी डिस्कस किया है। एक और चीज़ जो एज अ बिजनेस, आप एज अ बिजनेसमैन बता सकते हैं, CEO ऑफ द कंपनी बता सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है, मैं माशाल्लाह से काफ़ी बिजनेसमैन से बात करने का मुझे मौका मिला पॉडकास्ट में, वो समझते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो एंटी बिजनेस है, वो ग्रो नहीं करने देता बिजनेस को, वो सपोर्ट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड अगर आप US चले हैं, UAE चले हैं, उनका इकोसिस्टम को एम्पावर करता है ग्रो करने के लिए। तो आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इस इकोसिस्टम में मैं और आप भी आते हैं। हमने सबने मिलकर ये इकोसिस्टम क्रिएट किया है जो कि ग्रो नहीं करने दे रहा। सही सही। तो हमें सामने वाले तो नजर आ रहे हैं कि यार ये ग्रो नहीं करने दे रहा, अपना रोल नजर नहीं आ रहा उसमें। ठीक है ना। जो खास फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको मिसाल दूं कि हमारे यहाँ ब्रांड्स क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि हम दूसरों के ब्रांड्स लेके बेच रहे हैं। सही। अपने ब्रांड्स पर ना रिसर्च कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरों के ब्रांड, हमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स जो है ना वो कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन देयर ओन ब्रांड्स एंड क्रिएट देयर ओन ब्रांड्स। वो कहते हैं आसान ये है कि भाई वहाँ का ब्रांड लो और बेचो उसको। सो यू नो या दिस इज आई वुड लाइक टू से। अच्छा, ये जैसे हमने अभी तस्करा किया कि इकोसिस्टम में हम भी हैं और कंसल्टिंग वाले तो उससे ज़्यादा उनको इश्यू होता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लोग टाइम को वैल्यू नहीं करते और कंसल्टेशन को भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कॉल करके पूछा है मसला, कॉल करने के पैसे लेंगे। तो वो ये जो माइंडसेट है लोगों का कि एक प्रोफेशनल बेसिकली आपको आके एडवाइस देता है, उसकी टाइम ही तो सब कुछ है, उसकी नॉलेज ही तो है। ये एक जनरल क्या कहते हैं माइंडसेट है कुछ लोकल बिजनेस में कि वो उसको वैल्यू नहीं करते। ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा, कैसे हम लोगों की टाइम को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे? अब देखिए ये बिल्कुल स्टार्ट की जो हमारी डिस्कशन हुई थी, मैंने कहा था एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये उसी पे चले जाती है बात कि आप कितना किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप कंप्लायंसेस को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, आप टीम की मोटिवेशन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप कंपनी के कल्चर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप ब्रांड को क्या समझते हैं, ब्रांड क्रिएशन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। सो अगर आपके जहन में इन सब चीज़ों की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, देन यू विल इन्वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन दीज थिंग्स। अगर आप इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट नहीं समझते तो इन सर्विसेज को भी आप इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। तो ये माइंडसेट का अप्रोच का मसला है और यही सारी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मिल के हमारे बिजनेस को बड़ा नहीं होने देते। जैसे आपने अभी तस्करा करा कि हमने एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स तो रख दिए हैं कि IT एक्सपोर्ट को हम यहाँ तक पहुँचा देंगे और सबसे बड़ा नाम ही हमारा होगा दुनिया में, ठीक है, हर जगह झंडे गाड़ देंगे। पॉइंट इज़ कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि हम ग्रो कर पाएंगे? पाकिस्तान की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगले 5-10 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए ग्राउंड रियलिटी में जब इंटरनेट की बात हो रही थी, ये बेसिक सी एक चीज़ है ना, ये अभी फिक्स नहीं हुआ, इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की देयर आर इशूज़ विच नीड टू बी फिक्स्ड। एक और चीज़ ये है कि देखें आपके लोकल इंडस्ट्री भी कुछ छोटी नहीं है, लेकिन जो कोई भी IT की सर्विसेज दे रहा है या और भी सर्विसेज दे रहा है उसकी पहली प्रेफरेंस लोकल सर्विसेज नहीं होती है। तो ये क्यों ऐसा, इसको भी फिक्स करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और रेगुलेटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहते हैं इसके अंदर प्लेयर है। जैसे इंटरनेट है, अब इसके अंदर हम लोग सही हो जाएं तो क्या ही कर लेंगे, सही है। अब सिग्नल नहीं आएंगे मोबाइल में तो मेरे और आपके अच्छे होने से क्या होता है?
रेगुलेटर की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर अगले 5-10 साल में कौन से ऐसे स्टेप हैं जो उसको लेने हैं ताकि वो इंश्योर कर सके इकोसिस्टम को कि वो वहाँ पहुँच सके कि हमारे यहाँ एक मटेरियल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट हो आईटी सर्विस के अंदर? देखिए, रेगुलेटर को जो माइंडसेट वंस अगेन जो है ना, वो सिर्फ ये रेगुलेट करने का माइंडसेट नहीं होना चाहिए, उनको बिजनेस को सपोर्ट करने का, बिजनेस को ग्रो कराने का माइंडसेट उनके जहन में होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि यू हैव टू इंगेज विद द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, बिजनेस नीड्स, राइट। सो इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे, यस रेगुलेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, लेकिन बिजनेस होगा तो रेगुलेट करेंगे ना। तो इसलिए आपको ये माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है कि दे हैव टू सपोर्ट द बिजनेस, एट द सेम टाइम दे हैव टू मेक श्योर दैट द बिजनेस इज ग्रोइंग एंड दे नीड टू इंगेज विद द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। आज अगर कोई कंसल्टिंग फाइनेंस में आता है तो क्या आप उसे ये वाली फील्ड इन जनरल सर्विसेज की रिकमेंड करेंगे? और अगर रिकमेंड करेंगे तो उसको कहाँ से स्टार्ट करने का रिकमेंड करेंगे? देखिए, डिमांड तो इस वक्त, मेरा अपना पर्सनल व्यू, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज ग्लोबली। देयर इज अ शॉर्टेज एक्चुअली। पिछले दिनों मैं कोई पोस्ट पढ़ रहा था कि खाली यूएस के अंदर ही 0.3 मिलियन अकाउंटेंट्स शॉर्ट हैं। यानी कि देखा जाए तो ये गैप तो बहुत बड़ा है और इतनी जल्दी शायद ये फिल भी ना हो, तो ये देयर इज अ बिजनेस केस फॉर इट। तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल है। लेकिन हाँ, जो चीज़ मैं बुनियादी कहूँगा, प्रिंसिपली कहूँगा, वो ये है कि सिर्फ ये देख के ना आए कि यहाँ पे बड़ा पैसा है और वो आ जाए। आप अपना शौक़ देखें, अपना पैशन देखें। जिसका अकाउंटिंग फाइनेंस का शौक़ है उसको इस शौक़ में आना चाहिए, उसको आगे उसको अच्छा करियर भी मिल जाएगा। जहाँ तक कैसे आना है, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट के सीए की क्वालिफिकेशन या एग्जैक्टली ये आपका या एग्जैक्टली कौन सी फील्ड है? बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास फाइनेंस के अंदर, क्वालिफिकेशंस हैं, ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से देखें, बात ये कि सीए जो है, मैं आई कंसिडर इट एज अ प्रीमियम क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली एज वेल। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर जाके दे आर डूइंग वंडर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक फील्ड में एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो गो फॉर द बेस्ट एजुकेशन। एंड अकाउंटिंग फाइनेंस में पाकिस्तान के अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स सीए इज़ द बेस्ट एजुकेशन। सो एनीबडी कमिंग इनटू इट शुड गो फॉर सीए। सही। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, खासतौर पे 2019 से पहले तो बहुत ही आ रहे थे। सही है, हम सुबह उठते थे एक नया स्टार्टअप खुल जाता था, बट जैसे आए इतनी ही तेज़ी से खामोशी चले गए 2019 के बाद। और फिर उसके बाद भी इतने स्टार्टअप्स आए, बहुत कम ही सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं। तो क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर एसएमईज़ एक तो आ ही नहीं रहे, सही है, स्टार्टअप्स बनते ही नहीं हैं और फिर आने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते? देखिए, मेरे ख्याल से उनका बिजनेस मॉडल सही नहीं था। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। एक तो ये है कि वो स्टार्टअप्स स्टार्ट में जो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना। और ये स्टार्टअप के मॉडल के अंदर ये सारा चल रहा है सिलसिला कि इट्स नॉट अबाउट द बॉटम लाइन, इट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट स्टार्टअप। सो जिसने स्टार्ट किया वो ये नहीं बता रहा कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, उसने कहा देखो मेरे इतना रेवेन्यू है और मेरी $1 मिलियन की वैल्यूएशन हो गई है। फिर जिसने 1 मिलियन में इन्वेस्ट किया उसने उसको 5 मिलियन करके, तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, वायबिलिटी पे बात नहीं हो रही है, वैल्यू के ऊपर बात चल रही है। अच्छा, इस चीज़ को नज़र रखते हुए लोगों को क्या चलेगा, यार लेट्स वर्क ऑन द टॉप लाइन। यहाँ से वैल्यू ड्राइव होगी तो वर्क ऑन द टॉप लाइन। अब फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ भी कंपनीज आए विदाउट नेमिंग गिविंग देयर नेम्स, में आपको भी पता ही होगा कि उनका बिजनेस मॉडल क्या था कि अगर वो ग्रोसरी की आइटम्स फॉर एग्जांपल मार्केट में वो 100 रुपये का एक यूनिट बिक रहा है और उसकी कॉस्ट है 85 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने वो 100 रुपये का यूनिट 80 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। तो पब्लिक खरीदेगी ना उससे जाके, कौन बेवकूफ़ नहीं खरीदेगा 100 रुपये की चीज़ 80 में। लेकिन आपका क्या हो रहा है, अब हर यूनिट पे 5 रुपये आप लॉस करे चले जा रहे हैं और आप रेवेन्यू के नंबर ग्रोथ दिखा के मजीद इन्वेस्टमेंट उठाए चले जा रहे हैं। इवेंचुअली क्या होगा, बंद हो जाएंगे। सही बात है। तो ये मैं अपनी टीम को भी बताता हूँ कि देखो, ग्रोथ इज गुड बट इट्स लाइक यू आर हाइकिंग अ माउंटेन। आपने एक जगह अपना कदम रख के उसको स्टेबल करना है, देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। स्टेबल करो फिर अगले स्टेप पे जाओ। भागते हुए अगर माउंटेन चढ़ने की कोशिश करोगे ना तो ऊपर जैसे स्लिप करोगे, दोबारा उठने की ना वो बचोगे नहीं दोबारा उठने के काबिल। अच्छा, हाँ, बस तो ये आई थिंक दैट्स द बेसिक डिफरेंस जो कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स में रहा है कि वो उनका बिजनेस मॉडल और यानी कि जो उनकी यूनिट की जो इकोनॉमिक्स थी, यूनिट इकोनॉमिक्स, हर यूनिट के ऊपर दे वर नॉट अर्निंग मनी ऑन दैट यूनिट व्हिच दे वर सेलिंग। द मोर दे वर सेलिंग द मोर लॉस दे वर मेकिंग। अच्छा, 2 पॉइंट्स आते हैं ना इससे। पहला एक पॉइंट आता है कि अभी जैसे कि आपने एजुकेशन फाइनेंस का आईके का तस्करा करा कि भाई सीए इज़ द बेस्ट एजुकेशन टू परस्यू इन पाकिस्तान इफ़ यू आर चूजिंग फाइनेंस, राइट।
वक्त के साथ साथ क्वालिफिकेशन के साथ स्किल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्किल्स के बेस पे ही अर्न कर रहे हैं, और जनरेशन जी का एक खासा ये है कि वो ना लॉन्ग टर्म को काम करना नहीं चाहती। उनका जो फोकस मैंने बहुत कम है, वो बस रील तक है महदूद, तो इसलिए उनको लंबी लंबी क्वालिफिकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ICAP और CA पाकिस्तान टाइम लेता है, या CA इन जनरली सारे जितने भी हैं टाइम लेते हैं। एक तो कौन से स्किल्स आप देखते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, शायद क्वालिफिकेशन या डिग्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेकेंडली ये कि जो शॉर्ट टर्म अप्रोच है जनरेशन ज़ी की, जिसकी वजह से अकाउंटेंट्स भी कम होते आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने US का तस्करा करा, तो US में बहुत सारे प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स फील्ड छोड़ रहे हैं स्ट्रेस वगैरह की वजह से, जो काफ़ी वर्कोलिक इन्वायरमेंट है फाइनेंस का। पहली बात तो ये है कि कौन से स्किल्स हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जनरेशन ज़ी जो लॉन्ग टर्म कहते हैं क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं जा रही है, शॉर्ट टर्म देख रही है, उसके अंदर कैसे देखते हैं कि फाइनेंस का क्या फ्यूचर होगा अगर फाइनेंस के अंदर आ गए तो? देखिए, मैं इसको पाकिस्तान में और बाहर की जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इसमें आई थिंक अभी और अगले 5-10 साल भी शायद ये डिफरेंस रहेगा। बाहर की दुनिया में हमारे यहाँ जो है वो कहना चाहिए कि पास्ट में भी और आज भी एंट्री लेवल पे सर्टिफिकेट, यानी कि व्हाट क्वालिफिकेशन यू आर कैरिंग होल्ड्स एन इम्पोर्टेंस, राइट। पास्ट में भी था, आज भी है। डेवलप्ड वर्ल्ड में पास्ट में था, अब वो इतना रेलिवेंट नहीं रहा है, और स्किल्स आर मोर रेलिवेंट। हमारे यहाँ क्या है कि एंट्री लेवल पे आप कौन सी क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एंड देन दैट्स योर जस्ट वीज़ा फॉर एंट्री इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड और एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि अगले चंद सालों तक अभी भी यही रहेगा। इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा कि आप बिल्कुल ही सर्टिफिकेट्स को, क्वालिफिकेशन को साइड में रखते हैं, एंड यू डोंट नीड एनी ऑफ दोज थिंग्स उसमें। और ना ही मैं ये डिसमिस करूँगा कि अगर कोई क्वालिफिकेशन के बगैर आएगा तो वो कुछ कर नहीं सकेगा। देयर कैन बी वन ऑफ केसेस जो कि ऐसे लोग निकल कर आएँ जो कि अपनी क्वालिफिकेशन के बगैर स्किल की बेसिस पे थ्राइव कर जाएं, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे कम होंगे केसेस। अभी भी ट्रेडिशनल रूट रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्वालिफिकेशन विल स्टिल होल्ड वैल्यू, and you will have to go through this process of getting good qualifications and then entering into a particular profession or an organization. कौन सी एक एडवाइस है यंग प्रोफेशनल्स को देना चाहेंगे? देखिए, मैं वैल्यूज और एथिक्स इसको जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, और मैं ये हमारे यहाँ एज अ नेशन ये चीज़, इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। यंग जनरेशन की मुझे एक बात ये अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है कि दे गिव लॉट ऑफ वैल्यू टू वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर उन्हें बिल्ड करना चाहिए, और इसको यानी कि बैरियर ना बनाए अपना, इसको उनका इट शुड एम्पावर देम, एंड देन जो चीज़ जहाँ वो लैक कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये इसमें ऐड ऑन कर लें, आई थिंक दे विल डू वंडर्स। अच्छा, माशाल्लाह से इतने अरसा हो गया है, मतलब आई गेस 2 डेकेड हो गए हैं एज अ एक्टिंग एज अ लीडर फॉर यू, राइट। तो कौन सी ऐसी गलती है एज अ लीडर जो आपने करी और फिर आपको एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया है, पर उस गलती से हमने सीखा हुआ? मैं अभी हमने बात की थी स्टार्ट में शायद कि टीम को मैं वो यानी कि लो पे, हाँ, टीम को उस तरह से बिल्ड करना, उनको रिटेन करना, उनको मोटिवेटेड रखना, वो मेरा आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज नॉट वेरी गुड एट व्हेन आई स्टार्टेड, एंड आई लर्नड इट द रॉन्ग वे। सो लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि टीम ही की होती है किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और मुझे याद है कि जब मेरा इंटरव्यू सीमेंस में हो रहा था, तो हमारे उस ज़माने में सीमेंस के CFO थे गेरहार्ड विल्के। गेरहार्ड विल्के वाज द CFO, जर्मन CFO था। तो उसको भी मैंने यही बात कही कि मैंने कहा देखो, अगर यूनिलीवर, उस ज़माने में KEC था वो, मैंने कहा यूनिलीवर के सारे लोग ले जाके KEC में बिठा दो, और KEC के सारे लोग लाके यूनिलीवर में बिठा दो, एंड देन 5 साल बाद देखना क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। सो इट्स अबाउट पीपल एक्चुअली। सो आई थिंक आई मेड दैट आई मेड दैट लर्निंग द हार्ड वे, बट नाउ आई नो कि दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, कोई ऐसी बुक जिसने आपकी सोच बदली है? बुक का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑथर का नाम है रॉबिन शर्मा। उसकी मैंने किताबें पढ़ी हैं, तकरीबन सारी ही पढ़ी हुई हैं। ख़ास करके जो आपके थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जो ठहरा हुआ है, उसके ऊपर जो उसने बात की है ना, दैट इज समथिंग टू हैव फोकस ऑन समथिंग। वो आज भी मेरे अंदर, मैं ही नहीं कहूँगा मैंने 100% ओवरकम कर लिया वो उस चीज़ को, बट येस, उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि येस, दिस इज समथिंग, कि फोकस कितना इंपॉर्टेंट है करना। वो किताब रॉबिन शर्मा की किताबों से मैंने ये
देखा। अच्छा, ऐसी कोई आदत जो आपको लगता हो उसने आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है? हार्ड वर्क, आई एम अ हार्ड वर्कर। कॉर्पोरेट जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, और किसने ज़्यादा सिखाया? दोनों ने। दोनों ने ज़्यादा? मेरी बुनियाद चूँकि फर्गसन पे सीमेंस ये समझ लें इंस्टीट्यूशंस हैं, और यहाँ से मैंने बहुत सीखा, और वो सीखने की वजह से मैं समझता हूँ कि अगर कोई सक्सेस मुझे मिली है एंटरप्रेन्योरशिप में तो इसके पीछे फर्गसन और सीमेंस की ट्रेनिंग का हाथ है। कॉर्पोरेट का हाथ है बेसिकली। फर्गसन भी आप कह सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उनको पहली चीज़ फ़ौरन क्या करना चाहिए? आई थिंक वी हैव टू गो टुवर्ड्स बिल्डिंग आवर ओन ब्रांड्स, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी होम ग्रोन रिसर्च हो जो कि बिजनेसेस उसके ऊपर हमारे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इस तरफ आने की ज़रूरत है कि वो एकेडमिया के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करें और वहाँ से प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस निकालें और अपने ब्रांड्स को लेके फिर आगे बढ़ें। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। जैसे सीए में आने से पहले आप कह रहा था शायद आप एमबीए करते हैं, तो अब माशाल्लाह से 25 से 30 साल गुजर चुके हैं, तो अब क्या ख्याल है एक बेहतर लीडर कौन बनाता है, सीए या एमबीए? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। सो क्वालिफिकेशंस आर मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि उनको कमाई से और उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आपके अपना पैशन है कि आपने क्या पढ़ना है, बट इवेंचुअली लीडर जो है वो डिपेंड करता है बंदे पे या बंदी पे कि वो अपने आप को अपने पे कितना इन्वेस्ट करता है, माइंडसेट क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें, मुझे तो माशाल्लाह से आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। हैव अ ग्रेट डे।